है गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। गाइस, कल हमने एसएससी एमटीएस के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे प्रीवियस पेपर के। तो आज कल 11 क्वेश्चन किए थे, आज भी इस वीडियो में 11 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते रहिए इसे। पहला क्वेश्चन है हमारा, शांत जल में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। तो शांत जल में नाव की गति को हम बोट की स्पीड मानते हैं कि आपको बोट की स्पीड दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब बोला गया धारा की गति को हम स्ट्रीम मानते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। तो एस की आपको वैल्यू दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपको बोट की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है और स्ट्रीम की जो वैल्यू दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब बोल रहा है क्वेश्चन की धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ में जिस दिशा में बोट चल रही है उसी दिशा में आपकी धारा भी चल रही है, यानी कि दोनों ऐड हो जाएगी। जो स्पीड दोनों की बी प्लस एस दोनों की स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी, यानी कि 8 + 2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इनकी स्पीड दोनों की मिला के दोनों एक दिशा में चल रही है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। धारा के अनुकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव की कितनी दूरी तय करती है, ये पूछा गया आपसे। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ रखेंगे। आपको दूरी पूछी गई, दूरी की जगह हम डी मान लेंगे भैया। आपकी डी डिस्टेंस है, वो डी डिस्टेंस दूरी तय करता है। वो आपकी जो चाल है वो दोनों की मिला के हमने लिख ली यहाँ पे आप चाहो तो बी प्लस एस में लिख सकते हो और टाइम आपको टी मान लेते हैं हम। ठीक है, अब डी की वैल्यू पूछी, डी की वैल्यू पता नहीं है। अब बी प्लस एस की वैल्यू में निकाली 10 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपको बताएगा क्वेश्चन की 2 घंटे लगते हैं उससे। तो जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे 20 आ जाएगी, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा उस दिशा में चलता हुआ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको दिया गया था शांत जल में नाव की चाल, यानी कि बोट की जो स्पीड दी हुई 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है यहाँ पे आपको, और जो धारा की गति है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, यानी कि एस की स्पीड। अब बोला धारा के अनुकूल जा रहा है वो, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, आपकी बी प्लस एस हो जाएगा, यानी कि जिस दिशा में नाव चल रही है उस दिशा में धारा चल रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, इसके विपरीत होता तो दोनों की स्पीड घट जाती है। तो अपने को यहाँ पे दूरी निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, दूरी बटे चाल बराबर समय होता है। दूरी को हमने डी मान लिया, जो चाल थी वो हमने दोनों की मिला के निकाली 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 10 रख दिए हमने। जो टाइम था वो 2 घंटे दिया हुआ था, तो यहाँ पे 2 रख दिया हमने। डी की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि समचतुर्भुज की जो परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। अब समचतुर्भुज में आपको पता होगा कि उसकी चारों भुजाएं समान होती है। अब यहाँ पे चारों भुजाएं समान होती है तो उसका जो परिमाप है वो 4a हो जाएगा। 4 = आपको 20 दिया हुआ है, तो एक ही वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ से 20/4, यानी कि जो उसकी एक भुजा है वो उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। और अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है भुजा का, और वो फॉर्मूला होता है रूट में d1 का स्क्वायर अपॉन d2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो आपको भुजा दी हुई है 5, 1/2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। और आपको एक विकर्ण दिया हुआ है, यानी कि d1 की वैल्यू दी हुई है। d1 की वैल्यू आप 6 रख दो, 6 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर आपको निकालना है दूसरे विकर्ण के लिए। ठीक है, तो 2 उधर जाके जाएगा तो 10 हो जाएगा, और अंडर रूट में आपका 36 प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंडर रूट इधर जाएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा उसका। यहाँ होगा 36 प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 - 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से d2 स्क्वायर की आपकी वैल्यू आ जाएगी 64 आ जाएगी। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, 64 हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि जो दूसरा विकर्ण है d2 उसकी आपकी वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको एक बार समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को दिया हुआ था कि समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो 20 दिया हुआ था आपको, तो समचतुर्भुज का जो परिमाप है उसकी चारों भुजाएं समान होती है, यानी कि जो परिमाप है वो 4 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू यहाँ से आपकी 5 आ जाएगी। अब बोला गया कि एक विकर्ण की लंबाई आपको दी हुई है, दूसरे विकर्ण की पूछी गई है आपसे। तो भुजा का फॉर्मूला होता है इसका 1/2 अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a की जगह हमने 5 रख दिया 1/2, और d1 की जगह हमने 6 रख दिया, तो 6 का स्क्वायर हो गया प्लस d2 का स्क्वायर वैसा का वैसा ही है।
अब यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, 5 में तो 10 हो जाएगा, और उसके बाद जो ये अंडर रूट है ये उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 36 प्लस D2 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 प्लस में इधर साइड इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये 64 हो जाएगा। अब D2 की जो वैल्यू अंडर रूट 64 हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो D2 की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको कि यदि कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये और 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की दर से जमा करता है, तो वह कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया कि 2 वर्ष के लिए 500 रुपये जमा करता है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा PRT/100, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो आपको ब्याज दिया हुआ है 1000 रुपये। अब यहाँ पे आपको P की वैल्यू दी हुई है और T की वैल्यू दी हुई है। अब R की वैल्यू निकालनी है आपकी, तो R सभी में कॉमन होगा, सभी को बाहर निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे P इंटू T हो जाएगा। ठीक है, तो P आपका 2 दिया हुआ है और T आपका 500 रुपये दिया हुआ है अपन 100। इसे दूसरे का दिया हुआ है 5 वर्ष के लिए 600 रुपये अपन 100, और 6 वर्षों के लिए 1000 रुपये अपन 100 हो जाएगा। ठीक है, यह बन जाएगा आपका। यहाँ पे 1000 रुपये हो जाएगा, ये R की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट जाएगी। ठीक है, यहाँ बचेगा 10, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका आ जाएगा R इंटू 100 इक्वल टू 100। R की वैल्यू आपकी जाएगी यहाँ से 10%। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर आपको और शॉर्ट तरीके से करना है इससे, तो आप पहले ही माइंड में रख लो कि भैया जो इन सबके अकाउंट में 100 आएगा तो 0 0 सबकी कट जाएगी, तो यहाँ पे 2.5 लग सकता है, 2 इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 10 हो जाएगा, और इक्वल में आपको यहाँ पे इंटू में R रहेगा और इक्वल में आपको 100 दिया रहेगा, तो यहाँ पर 100R हो जाएगा इक्वल टू 100R के लिए आप 3% यहाँ से निकाल लोगे, डायरेक्ट हो जाएगा स्पीड से। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसको फॉर्मूला दिया हुआ था, फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट कर दी, सबकी अलग अलग, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला, तीनों में जो R कॉमन था हमने उसको बाहर निकाल लिया, बाकी सोल्व कर लिया आपका, तो आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, 8 सोने के सिक्के का जो औसत भार है वो 20 ग्राम प्रति सिक्का है। चांदी के जो 12 सिक्के हैं उनका औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का दिया हुआ है, तो 20 सिक्कों के लिए प्रति औसत भार कितना होगा। ठीक है, औसत का फॉर्मूला तो सिंपल होता है, 8 सोने के सिक्के दिए हुए उसमें 20 ग्राम का इंटू कर देंगे, टोटल आपका जो सोने के सिक्के उनका भार आ जाएगा, प्लस करेंगे हम 12 चांदी के सिक्कों को 35 ग्राम से इंटू कर देंगे, और जो टोटल इनका जो है 8 और 12 यानी कि 20, किसी में पूछा गया था 20 सिक्के, तो 20 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 16 160 हो जाएगा, प्लस 12 5 42 हो जाएगा ये, और यहाँ 20 आ जाएगा, 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, तो 21 और 8 29 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको और शॉर्ट मेथड से करना है आपको, तो आप वो एलिगेशन मेथड लगा सकते हो। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 20 ग्राम सोने के सिक्के का भार है और 35 ग्राम आपका चांदी के सिक्के का भार है, और आपको दोनों की जो क्वांटिटी दी हुई है वो 8 सोने के सिक्के दिए हुए हैं और यहाँ पे 12 चांदी के सिक्के दिए हुए हैं। इसको हम कट करेंगे, 4 से 2 आ जाएगा, ये 3 देगा। ठीक है, अब आप औसत भार जो है, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर आ रहा है आपको 15 ग्राम, और यहाँ पे आपकी वैल्यू दी है 2 और 3, तो ये जो 5 है ये 15 ग्राम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो 5 जो ये टोटल 5 दी हुई है आपको यही 15 में बराबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 15 इन दोनों के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 के लिए 15 दी हुई तो 1 के लिए 3 ग्राम आ जाएगी आपकी, यानी कि ये 2 की वैल्यू 6 ग्राम आ गई, 3 की वैल्यू 9 ग्राम आ गई, एक्चुअल है आपकी। तो अब यहाँ 20 में हम 9 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, और 29 में 6 को जोड़ेंगे तो 35 आ रहा है, यानी कि हमारा 35 होगा, तो 29 इसका एवरेज हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचेंगे तो 17 से 25 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब आप जो CP है वो हमेशा क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। ठीक है, और आपको बोला 15% लाभ पे बेचा गया, यानी कि SP की जो वैल्यू हो जाएगी वो 115% हो जाएगी, तो आपको दी हुई है 115% की वैल्यू दी हुई है आपको 1725। आपसे पूछा गया कि 15% हानि में बेचा जाता है, यानी कि ये SP1 मान लेते हैं, इसको जो SP2 है वो आपको बोला गया 15% हानि पे, यानी कि 100 में उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये
और 15% की हानि होती है तो 85% हो जाता हो, ठीक है, 85% में बेचना पड़ता है उसे। तो यहाँ पे आपको 115% की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको 85% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 1725 ये जो 115 है ये डिवाइड में आ जाएगा और 85 इसके इंटू में चला जाएगा, ठीक है। तो 115 से इसको काटेंगे, यहाँ से मान लिया जाए हम 5 से काटेंगे तो 5 10 5 3 15 5 3 15 520 25, इसको 23 से काटेंगे तो 15 में चला जाएगा, 15 का इंटू 85 हो जाएगा तो 15 का 3 7 8 120 और 127 1275 इसका आंसर आ जाएगा। ये 85% की 15% की हानि को बेचने पे इसको 1225 रुपये इसका विक्रय मूल्य जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसको आप शॉर्ट मेथड से भी करते हो, यहाँ पे दिया हुआ है 15% लाभ। अब 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/20 होती है। आपको बोला गया है, बताया था मैंने कि जो 20 है वो हम CP मानते हैं और जो 3 है वो जो भी आपको लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो चीज़ होती है यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं कि जो CP है हमारा वो 20 है और जो यहाँ पे क्या हो 15% लाभ हो रहा है तो 20 की चीज़ हम 23 में बेचेंगे, 20 की चीज़ 23 में बेच देंगे यहाँ पे। और दूसरी बार बोला गया 15% की हानि, यानी कि यही वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पे क्या होगा 20 CP रहेगा और जो 3 है ये इसमें से माइनस होकर यहाँ पे एस पे जाएगा, यानी कि 20 की चीज़ 17 में बेचेंगे। दूसरी बार में 20 की चीज़ 17 में बेचेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे 15% लाभ पे बोला गया है तो 23 की वैल्यू आपको पहले से दी हुई है 1725, आपको 17 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो 23 की वैल्यू आपको दी हुई है 1725। उसने बोला था ना कि 15% लाभ पे बेचने पर उसको 1725 रुपये मिलते हैं, यानी 1725 रुपये की जो वैल्यू दी हुई है वो 23% है आपकी। और आपको बोला 15% हानि पे चाहिए उसको, तो 17 की वैल्यू आपको पूछी हुई है। तो 23 की वैल्यू 1725 दी हुई है तो 17 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 1725 अपॉन 23 इंटू 17, 23 से ये कट जाएगा और कैलकुलेशन करोगे आप तो इसका आंसर भी यहाँ से 1275 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया एक वर्ग दिया हुआ है, उसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त बना लिया है हमने। अब आपको बोला गया कि जो वर्ग की भुजा है वो 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर मान लिया हमने। तो आप देखोगे कि जो वृत्त की जो भुजा है, वो जो वर्ग की भुजा है वही वृत्त का व्यास होगी। वृत्त का व्यास भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, इसकी भुजा के बराबर ही होगा वृत्त का व्यास, ठीक है। तो हम इसकी जब त्रिज्या निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी ना, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, आपको पता होगा। तो ये इसकी त्रिज्या 3 आ गई। अब त्रिज्या इसकी 3 आ गई वृत्त की, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे और आर स्क्वायर की 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 22/7 इंटू 9 हो जाएगा, यानी कि 198/7 इस वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 198/7 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको कि ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है, आपसे पूछा गया। तो लिख लेते हैं जो दिया हुआ है वो। आपको बोला गया कि ए 30 दिन में काम खत्म कर लेता है, बी अकेला 40 दिन में काम खत्म कर लेता है। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब इसको 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इनकी एफिशिएंसी आ गई कि जो ए है वो एक दिन में 4 काम कर सकता है, जो बी है एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब उसने बोला है कि शुरुआत में स्टार्टिंग ए करेगा और एकांतर दिन अल्टरनेट डे क्या होता है, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा, ऐसा चलता रहेगा, तो ये अल्टरनेटिव डे होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले दिन आप ए काम कर रहा है तो दूसरे दिन बी 3 काम कर रहा है, टोटल काम करना उनको 120। तो आप ये देख सकते हो कि 2 दिनों में वो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 दिनों में ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 7 काम, ठीक है। आपको काम करना है 120, अगर दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो ये 120 तक पहुँचने के लिए कितना टाइम चाहिएगा इनको, 7 से कट जाएगा ये, तो 7 1 7 5 बजे 50 7 7 49, यानी कि 17 दिन दोनों मिलकर लगा रहे हैं, 17 दिन ले रहे हैं। पर आप देखोगे कि ए का एक टाइम अलग है, बी का भी अलग है, यानी कि दोनों मिलकर 2 दिन ले रहे हैं। यहाँ पे दोनों मिलकर 17 दिन ले रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग टाइम निकालेंगे तो 34 हो जाएगा इनका। ये 34 दिनों में इन्होंने कितना काम कर लिया, 119,
119 काम कर लिया 17 दिनों में। अब किसकी बारी आएगी? अब ए की बारी आएगी, क्योंकि बी ख़त्म करेगा ये काम। अब ए की बारी आएगी, जो एक काम बचा हुआ है वो ए 4 के वजह से करेगा, यानी कि 1/4 काम करेगा वो, यानी कि 34 दिन तो वो, और यहाँ से कितना आ रहा है 0.25, यानी कि 34.25 दिनों में पूरा काम पूरा हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। एक बार फिर से समझ लेते हैं, टफ क्वेश्चन थोड़ा सा। तो आपको दिया हुआ है कि जो ए है वो 30 दिनों में किसी काम को कर लेता है, जो बी है वो 40 दिनों में किसी काम को खत्म कर लेता है। दोनों काम ने एल से ले लिया, 120 आ गया। अब 120 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आ गई कि ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, और जो बी है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि अल्टरनेटिव काम करना, तो स्टार्टिंग ए करेगा, तो ए जो स्टार्टिंग करेगा तो ए पहले दिन 4 काम करेगा और बी दूसरे दिन 3 काम करेगा, यानी कि 2 दिनों में मिलके दोनों एक दिन में, दोनों एक साथ नहीं, दोनों 2 दिन में मिलके काम 7 काम पूरा कर लेंगे 2 दिनों में मिलके। तो 2 दिनों में 7 काम कर रहे हो तो हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं 120 को, 17 दिन लगेंगे इनको 119 काम करने के लिए। 119 काम हो गए इनका 17 दिनों में। तो यहाँ पे 17 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे हम 17 को डबल करके 34 लिख देंगे यहाँ पे, यानी कि 34 दिनों में उन्होंने 119 काम कर लिया दोनों ने मिलकर। एक पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसा करके उन्होंने 34 दिन लगा दिए। तो आपका 119 काम बी ने लास्ट में पूरा किया, 119वां काम। ठीक है, अब बचा एक काम, तो बारी आपकी ए की आएगी वापस से, और ए एक दिन में 4 काम करता है, तो एक काम को करने के लिए उसको 1/4 दिन लगेंगे, यानी कि 0.25 दिन लगेंगे उसको। तो 34 दिन तो दोनों ने मिलकर किया, और 0.25 दिन ए ने अकेले किया, तो दोनों मिलके जो पूरा काम है वो 34.25 दिनों में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के समान दर से 2 वर्षों के पश्चात 4,000 तथा 4 वर्षों के पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है, तो राशि कितनी होगी? अब आपको बोला गया है कि जो कोई राशि है, मान लेते हैं कि वो पी राशि है, वो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 4,000 रुपये, यानी कि 2 वर्षों में ये 4,000 रुपये हो रही है, और फिर अगले 2 वर्षों में कितनी हो रही है ये 6,000 रुपये हो रही है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो अगले 2 वर्ष है इसमें कितना गुना हुई है राशि। आप देखोगे कि 4,000, आप देखोगे कि 6,000 अपन 4,000 करोगे तो यहाँ से 3/2 आ जाएगी, यानी कि जो 4,000 का 3/2 गुना हुई है ये राशि 2 वर्षों में। 4,000 का 3/2 गुना हुई तभी 6,000 हुई है। तो पिछले जो 2 वर्ष थे इसमें भी ये 3/2 गुना हुई है, कि पी का 3/2 गुना ही हो गया 4,000 हुई होगी राशि। आपको सिंपल सा बोला गया है कि जो 2 वर्ष के पश्चात जो राशि है वो 4,000 रुपये हो जाती है, और अगले 2 वर्षों के पश्चात राशि 6,000 रुपये हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट के 2 वर्ष थे 4,000 से 6,000 वाले, तो इसमें हम देखेंगे कि राशि कितना गुना हुई है। तो आप 6,000/4,000 कर लोगे, तो 6,000/4,000 को जब डिवाइड करोगे तो 3/2 आ जाएगा, यानी कि जो राशि है वो 4,000 का 3/2 गुना हुई तभी 6,000 रुपये हुई वो अगले 2 वर्षों में। तो ऐसा का वैसा ही पिछले 2 वर्षों में भी हुआ होगा, यानी कि पी का 3/2 गुना हुआ होगा तभी 4,000 रुपये हुए। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि पी का 3/2 गुना बराबर आपकी राशि 4,000 रुपये। अब यहाँ से पी के लिए निकालनी है आपको, तो 4,000 इंटू 2/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा, अपॉन 3 आ जाएगा। 8,000 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 266.66, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 2666.66 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको बोला गया था क्वेश्चन में कि 2 वर्षों में कोई राशि 4,000 रुपये हो जाती है, और अगले 2 वर्षों में यानी कि 4 वर्षों में 6,000 रुपये हो जाती है। टोटल यहाँ से आपको 4 वर्ष की दी हुई है ये वैल्यू 4 वर्ष की। तो ये 2 वर्ष तो यहाँ के हो गए, अब ये 2 वर्ष बचे वो ये यहाँ के, टोटल मिला के 4 वर्ष हो गए। पूरे 4,000 में 6,000 रुपये हो रही है। तो आपको पहले 2 वर्षों में 4,000 रुपये हुई राशि, दूसरे 2 वर्षों में 6,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो अगले 2 वर्ष थे या लास्ट वाले, इनमें हम देखेंगे कि राशि कितना गुना हो रही है 2 वर्षों में। चक्रवृद्धि ब्याज में राशि जितना गुना होती है वो चलती रहती है हर साल, यानी कि अगर पहले साल 3/2 गुना होगी तो दूसरे साल भी 3/2 गुना ही होगी, तीसरे साल भी 3/2 गुना होगी। तो हमने निकाल लिया कि 6,000/4,000 कर लिया, तो यहाँ पे पता चल गया हमको कि जो राशि है वो अगले 2 वर्षों में 3/2 गुना हो रही है, यानी कि इसके पिछले वर्षों में भी ये 3/2 गुना ही हुई होगी। ठीक है, तो हम पी का 3/2 गुना करेंगे तभी हमें 4,000 रुपये मिलेंगे।
तो हमने कर दिया कि पी का 3/2 गुना कर दिया और 4000 के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8000/3 यानी कि 2666.66 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 3/4 ऑफ, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका। तो हल करते हैं इसे। 3/4 ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 2 माइनस 2/5 इंटू 3/2 प्लस 2/3। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसे। ऑफ के जगह इंटू आ जाएगा 1/3, जो डिवाइड था इसकी जगह इंटू करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 2/5 करेंगे तो 5 2 10, 10 माइनस 2 यानी कि 8/5 हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3/2 2/3 दिया हुआ था तो लिख दिया ऐसा कैसे ही। अब 3/4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2/3 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे 2 से ही कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी कि 4 3 या 12/5 आ जाएगा प्लस 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3/4 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ 12/5 और यहाँ 2/3 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 का इंटू 1 में तो 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 का इंटू करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे 30 में तो 6 आ जाएगा, और 6 का इंटू 12 में होगा तो 72 आ जाएगा, 12 से 72। 30 का डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 दूने 20 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 92 प्लस 97, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 107/30 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 107/30 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन का। आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा, आपको बोर्ड मास का रूल लगाना पड़ेगा इसमें, तो चलेगा, आप लगा के तो आ जाएगा आपको सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको कि ए और बी मिलकर इसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करें। तो आपको दिया हुआ है कि जो ए और बी है वो मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर देते हैं, जो बी और सी है वो 25 दिनों में कर लेते हैं काम को, और सी और ए है वो 15 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम आपका आ जाएगा 300, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 20 के टेबल में 300 आपका आ जाएगा 15 टाइम्स में, और 25 के टेबल में आ जाएगा ये 12 टाइम्स में, 15 के टेबल में आ जाएगा ये 20 टाइम्स में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ए और बी मिलकर 15 दिन में काम कर लेते हैं पूरा, मतलब ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं, बी और सी 12 काम करते हैं, और सी और ए एक दिन में 20 काम करते हैं, ठीक है। तो अब आपको बोला गया कि जो ए है वो अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। अब इन तीनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15 प्लस 12 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए 2 बार है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो यहाँ पे 2A 2B और 2C हो जाएगा। 2A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल टू आ जाएगा 15 12 और 20 ये जुड़ जाएंगे आपके, तो 20 10 30 40 47 हो जाएगा 47। तो यहाँ से ए बी सी की हम वैल्यू निकालेंगे तो जो 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 2 कॉमन हो के यहाँ पे इसके अपोन में आ जाएगा, यानी कि ए बी सी की जो एफिशिएंसी आ गई आपकी वो 47/2 आ गई है ए बी सी की एफिशिएंसी। अब आपको बोला गया कि ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो आप ए बी सी आपकी वैल्यू दी हुई है ए बी सी की 47/2। अब यहाँ से आपको ए निकालना है, तो आप इन तीनों जो ये दी हुई है आपको फर्स्ट में काम करने वाली, तो यहाँ से हम वो वैल्यू लेंगे जिसमें ए नहीं दिया हुआ, यानी कि बी प्लस सी लेंगे। बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, यानी कि इसमें हम बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 बराबर 47/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 47 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 12, यानी कि आ जाएगा इसका 47 माइनस 24/2, तो ये आ जाएगा 23/2 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 23/2 आ जाएगी। अब ए की एफिशिएंसी आपको पता चल गई है 23/2, तो यहाँ से बोला गया है कि ए काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो टोटल वर्क आपको दिया हुआ है 300 और ए की एफिशिएंसी 23/2 है, तो 300/23 रहेगा, और ये 2 जो है
वो ऊपर जाके इंटू में हो जाएगा, ठीक है। तो 300 गुना 600/23 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे, अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 25 दिनों में, सी हो रहे 15 दिनों में। तो हमने लिख लिया कि ए भी एक काम को 20 दिनों में, बी और सी 25 दिनों में, सी हो रहे 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों का हमने एलसीएम ले लिया, तो 300 आ गया यहाँ से। 300 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, जब 25 से डिवाइड करेंगे 300 को तो 12 आ जाएगा, जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई कि ए और बी मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 12 काम करते हैं, और सी और एक दिन में 20 काम करते हैं, ठीक है। अब तीनों के एफिशिएंसी को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार, तो दोनों 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। और उनकी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे हम तो ये 47 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी 47/2 हो जाएगी। आपको ए बी सी की एफिशिएंसी पता चल गई है, आपको बोला गया है कि ए की एफिशिएंसी आपको निकालनी है। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम जो ये तीनों जो वैल्यू दी हुई है आपको यहाँ पे, इसमें से उस वैल्यू को लेंगे जिसमें आपको ए नहीं दिया हो। यानी कि हम बी प्लस सी को ले लेंगे और उनकी एफिशिएंसी को ले लेंगे। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको 12 दी हुई है, तो यहाँ पे बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमने बी प्लस सी की वैल्यू रख दी 12 और 47/2 दिया हुआ है। तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 47/2 माइनस 12 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 12 टू जब 24 हो जाएगा, 47 माइनस 24/2 हो जाएगा, यानी कि 23/2 आ जाएगा। जो ए की एफिशिएंसी थी वो हमें पता चल गई कि जो ए की एफिशिएंसी 23/2 है। अब ए की एफिशिएंसी पता चल गई आपको, तो टोटल वर्क दिया हुआ है 300, 300 अपन ए की एफिशिएंसी यानी कि 23/2 हो जाएगी। तो 300/23/2 हो गई आपकी, ठीक है। अभी 23/2 है तो ऊपर जाके 2/23 हो जाएगा। तो 300 इंटू 2 करेंगे हम तो 600 आ जाएगा, 600/23 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपको किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। लंबाई को 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है और चौड़ाई को 8 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है, जबकि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाता है। तो घनाभ के 4 पार्श्व फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि यहाँ पे लंबाई को 6 सही 2/3% घटा रहे हैं, तो हम 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिख लेंगे पहले तो ये हो जाएगा आपको 20/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/15। अब इसकी जो स्टार्टिंग लंबाई थी वो 15 है और घटाएंगे इसको तो 14 हो जाएगी, एक घटेगी इसमें से, ठीक है। जो 15 होती है बेस वैल्यू होती है, यानी कि जो पुरानी लंबाई थी वो आपकी 15 है और जब इसमें से एक घटाएंगे तो ये नई लंबाई 14 आ जाएगी। अब बोल रहा है ना कि लंबाई को 6 से ही 2/3% से घटाया जाता है, तो हम मान लेंगे कि जो लंबाई थी वो पहले 15 थी और घट के अब 14 हो गई। क्वेश्चन में भी 15 दी हुई है पहले लंबाई, तो 14 हो जाएगी। और दूसरे में बोल रहा है चौड़ाई को 8 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है, तो 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/12, ठीक है। यानी कि जो चौड़ाई है वो 12 से 1 बढ़ जाएगी, यानी कि 13 हो जाएगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 12 से 13 हो जाएगी और क्वेश्चन में भी आपको 12 ही दी हुई है, तो 12 से 13 हो जाएगी इसकी लंबाई। अब ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा घनाभ के जो पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2l + b × h, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम देख लेते हैं कि जो आपको पुरानी जो लंबाई चौड़ाई है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और जो नई लंबाई चौड़ाई है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या अंतर आता है इनमें। जो अंतर आएगा उसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वल में ले लेंगे कि कितना क्या परिवर्तन होगा, बाद में पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पे 2l की वैल्यू आपकी 15 है स्टार्टिंग में, और जो चौड़ाई है वो स्टार्टिंग में 12 है, और जो ऊंचाई है वो 11 है, दोनों जगह 11 रहेगी। यहाँ पे नई जो लंबाई आई है वो 14 हो जाएगी और जो चौड़ाई है नई वाली वो 13 हो जाएगी और जो ऊंचाई है वो 11 ही रहेगी दोनों जगह। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 × 15 को जब 12 से प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 2 × 14 और प्लस 13 करेंगे तो यहाँ 27 आ जाएगा, इंटू 11 आ जाएगा। अब देख सकते हो कि यहाँ भी जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे, यानी कि इनका जो भी प्रोडक्ट करोगे आप वो वैल्यू दोनों जगह बराबर ही आएगी। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो पुराना क्षेत्रफल था और जो नया क्षेत्रफल आपको प्राप्त होगा इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हम टिक कर सकते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
आप लंबाई को 6 से 2/3% घटा दो और चौड़ाई को 8 से 1/3% बढ़ा दो, तो इसकी जो क्षेत्रफल है चारों पार्श्व फलकों का, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको लंबाई में बोला गया है कि 6 से ही 2/3% की कमी करनी है आपको। तो 6 से ही 2/3% को हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। इसका आ जाएगा 1/15 फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 15 से ये 14 हो जाएगी, यानी कि इसकी लंबाई। ठीक है। और चौड़ाई में दिया हुआ था आपको कि 8 से ही 1/2% बढ़ाना है आपको, तो इसका जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो 1/12 आ जाएगा, यानी कि जो चौड़ाई है वो 12 से 13 हो जाएगी। ठीक है। अब ये पुरानी लंबाई चौड़ाई है और ये नई वाली लंबाई चौड़ाई, ये ओल्ड वाली है और ये न्यू वाली है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है उसमें दोनों को रखेंगे। हम पहले ओल्ड वाली को रखेंगे 2l+b/h में हम 15 लंबाई को रखेंगे और जो 12 है वो चौड़ाई रख देंगे, और ऊंचाई 11 रहेगी दोनों जगह। ऊंचाई तो अपरिवर्तित बोला उसने कि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऊंचाई दोनों जगह 11 रहेगी। ठीक है। तो ये फॉर्मूले में रख दिया हमने, और यहाँ भी दूसरी जगह भी हमने ये फॉर्मूला ले लिया एक और। तो इसमें भी एल की लंबाई आपने नई वाली रख दी 14, बी की लंबाई रख दी आपने 13 और ऊंचाई 11 रख दी। ठीक है। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका जो भी कैलकुलेशन होने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो दोनों जगह बराबर है। तो आप बोल सकते हो कि इसके जो क्षेत्रफल है इसका, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। बिल्कुल, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के जो 3 क्वेश्चन थे आपके, 11 क्वेश्चन इसमें हो गए पार्ट सेकंड में और 11 क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में हो गए आपके। तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपके डीआई से संबंधित है, तो वो हम अलग से उनका वीडियो बना देंगे, तो वो उसमें कवर हो जाएंगे। तो आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है एसएससी एमटीएस 2019 का। तो अगला पेपर भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये वीडियो देख पाओ। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।